This is the Coulomb law. Fe is equal to kq1 q2 divided by r square. पहले वीडियो में पार्ट 1 में हमने कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा है कि कूलम्ब लॉ की स्टेटमेंट क्या है, और स्टेटमेंट को हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा है। अगर आप वाकई सीखना चाहते हो तो आप इसको पहले देख लें। और हमने कहा था कि कूलम्स लॉ में जो के है इसको कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं, और पार्ट 2 में अब हम इस वीडियो में कूलम्ब कांस्टेंट पर बात करते हैं कि कूलम्ब कांस्टेंट क्या है। व्हाट इज कूलम्ब कांस्टेंट? कूलम्ब कांस्टेंट के जो है, जिसको हम कूलम्ब कांस्टेंट कहते हैं, ये किस पर डिपेंड करता है? दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। कूलम्ब कांस्टेंट के डिपेंड अपॉन 2 फैक्टर्स। ये 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यह सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड करता है। और नंबर 2, दिस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस। 2 फैक्टर पर कूलम्ब कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करता है। एक सिस्टम ऑफ यूनिट पर और दूसरा नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन 2 चार्जेस। कैसे? कूलम्ब कांस्टेंट की जो वैल्यू है k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये है फॉर फ्री स्पेस, फॉर फ्री स्पेस या फॉर वैक्यूम। और आप इसको तकरीबन एयर के लिए भी ले सकते हो। ये के की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट, यहां पे मैंने कैसे ये समझा कि ये वैक्यूम या फ्री स्पेस या एयर के लिए है? एप्सिलॉन नॉट की वजह से। नॉट मतलब एप्सिलॉन जो है परमिटिविटी है, नॉट लगाते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ एयर। अगर सिर्फ एप्सिलॉन लिखा हुआ है तो ये परमिटिविटी ऑफ मीडियम को रिप्रेजेंट करता है, अदर देन वैक्यूम और फ्री स्पेस या एयर। और मीडियम के लिए k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नॉट नहीं एप्सिलॉन। ये फॉर एनी मेटेरियल, फॉर एनी मेटेरियल मीडियम, ये एनी मेटेरियल मीडियम के लिए है। 2 तरह के के आपको मिल सकते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट मिल सकते हैं। एक के VAC मतलब वैक्यूम, एक के MED मतलब मीडियम। मीडियम में एप्सिलॉन लिखा होगा और वैक्यूम में एप्सिलॉन नॉट लिखा होगा, सिर्फ फर्क ये है। अब देखें, यहां पे मैंने पहले लिखा कि सिस्टम ऑफ यूनिट और नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। आपको यह पता होना चाहिए नंबर 1 कि एप्सिलॉन जो है मीडियम की जो परमिटिविटी है, परमिटिविटी हम पढ़ेंगे व्हाट इज परमिटिविटी डिटेल के साथ। यहां पे थोड़ा सा आप सब्र कर ले। एप्सिलॉन जो है दिस इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट, ये याद कर ले। जो भी मीडियम है, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी वैक्यूम की परमिटिविटी से हमेशा के लिए ज्यादा होगा। अगर ये ज्यादा है तो अब देखें, k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन। अगर हम मीडियम की तरफ आते हैं तो जिस मीडियम की एप्सिलॉन ज्यादा है, परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी हर एक मीडियम
अलग अलग मीडियम के अलग अलग परमिटिविटी होते हैं। डिफरेंट मीडियम हैव डिफरेंट परमिटिविटीज। परमिटिविटीज हम पढ़ेंगे। अगर परमिटिविटी ज्यादा है किसी भी मीडियम की तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू कम है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है तो कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है। दिस मीन्स दैट the value of Coulomb constant depend upon the nature of medium between two charges। इसका मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल दो चार्जेस है, पॉजिटिव चार्जेस और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज Q1 और Q2, इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देके आपको कूलम लॉ का पता है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इससे आप लिख सकते हो कि एफ ई दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू के कूलम कांस्टेंट के। एक तो ये कि एफ ई Q1 Q2 के साथ डायरेक्ट में है, आर स्क्वायर के साथ इनवर्सली में है, और दूसरा के के साथ कुल इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो डायरेक्ट में है। के कांस्टेंट है, लेकिन ये यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है कि बस जो भी मीडियम है इसके लिए के की वैल्यू सेम रहेगा, जैसा कि ग्रेविटेशनल लॉ में जी की वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट। यहाँ पे k कांस्टेंट है, कूलम कांस्टेंट, लेकिन ये कांस्टेंट भी इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा कम हो सकती है। दिस डिपेंड अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू चार्जेस। अब देखें, किसी मीडियम की एप्सिलॉन ज्यादा है, परमिटिविटी ज्यादा है, तो k की वैल्यू कम है। अगर k की वैल्यू कम है तो फोर्स भी कम हो जाएगी, कैसे? क्योंकि फोर्स डायरेक्ट में है। अगर किसी मीडियम की परमिटिविटी कम है तो k की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि k इनवर्स है परमिटिविटी के साथ, और k की वैल्यू ज्यादा है मतलब k की वैल्यू ज्यादा होने से फोर्स भी बढ़ जाएगी। तो इन दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये किन चीजों पर डिपेंड करता है? एक तो ये कि ये Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड्स पर डिपेंड करता है। अगर Q1 और Q2 की मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इनके प्रोडक्ट भी ज्यादा आएगा, और प्रोडक्ट के ज्यादा होने से इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा। अगर इनके मैग्नीट्यूड कम है तो प्रोडक्ट भी कम आएगी और फोर्स भी कम होगा। एक तो एक Q1 Q2 के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, दूसरा इनके दरमियान जो फासला है उन पर इस पर डिपेंड करता है, ये तो पहले वीडियो में हमने पढ़ा है। तीसरा जो है, इन दो चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा वाला है। आया इन दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम है, एयर है, वाटर में आप दो चार्जेस जो है इनके दरमियान वाटर है, आपने वाटर में रखे हैं इन दो चार्जेस के दरमियान दो चार्जेस, या इन दो चार्जेस के दरमियान कागज की एक टुकड़ा है, या इन दो चार्जेस के दरमियान एक प्लास्टिक है, एक पेपर है, मतलब कि इस पर भी डिपेंड करता है। अब इन दो चार्जेस के दरमियान अगर ऐसा मीडियम है कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो तो इस मीडियम के लिए कूलम कांस्टेंट k की वैल्यू कम होगी, और इसके कम होने से फोर्स भी कम हो जाएगा। अगर ऐसा मीडियम आप रखते हो जिस मीडियम की परमिटिविटी कम हो तो परमिटिविटी की कम होने से k की वैल्यू ज्यादा आ जाएगी, और k की वैल्यू ज्यादा होने से फोर्स भी ज्यादा होगा। तो फोर्स बिटवीन दीज टू चार्जेस डिपेंड अपॉन थ्री फैक्टर: मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस एंड नेचर ऑफ मीडियम, मतलब k। तो कूलम कांस्टेंट k डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ मीडियम। अब देखिए मिनिमम, ओके, अगर हम पहले परमिटिविटी की तरफ आते हैं, व्हाट इज परमिटिविटी, फिर हम k की तरफ आएंगे। पहले परमिटिविटी को देख लेते हैं। एप्सिलॉन या एप्सिलॉन नॉट को परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट है तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एप्सिलॉन है तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, परमिटिविटी क्या है? व्हाट इज परमिटिविटी? the ability of material medium
the ability of material medium to polarize to becomes polarized by applying electric field is called permittivity। किसी भी मीडियम में जो एबिलिटी है पोलराइज होने की, एक मीडियम पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हो और वो मीडियम पोलराइज्ड हो जाती है, तो इस एबिलिटी को परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी शो द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ ए मीडियम। परमिटिविटी शो द डिग्री ऑफ polarization of medium under applying electric field। या आप इस तरह लिख सकते हो कि परमिटिविटी इट इज द एबिलिटी, ये एबिलिटी है ऑफ मीडियम, एक मीडियम की, to allow the electric field lines for an electrostatic interaction between two charges। ये इंपॉर्टेंट डिफिनीशन है, बिटवीन टू चार्जेस। डिफिनीशन पहले लिखते हैं, फिर इसको मैं समझा देता हूं। या इस तरह कि इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम, मटेरियल मीडियम, बाय विच it reduced the electrostatic force between two charges। दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कम कर ले। इस डिफिनीशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट डिफिनीशन, पोलराइज्ड एबिलिटी ऑफ मटेरियल मीडियम टू बिकम पोलराइज्ड या शो द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ मीडियम। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक मटेरियल मीडियम है, मटेरियल है एक, यहां पे एक चोल हम डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पढ़ते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। आपको पता है कि एक मीडियम जो होता है, एक मटेरियल जो होता है, वो दो तरह के एटमों से बन सकता है, पोलर एटम एंड नॉन पोलर एटम। पोलर और नॉन पोलर एटम या पोलर मॉलिक्यूल एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए। पोलर मॉलिक्यूल के इस मॉलिक्यूल पे पार्शियली पोल्स, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स जो है वो बने हैं। इन मॉलिक्यूल के पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस स्लाइटली जो है डिस्प्लेस फ्रॉम ईच अदर, ये है कंसंट्रिक नहीं है, नॉन कंसंट्रिक पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस में है। बाकी ये मॉलिक्यूल भी एज अ होल न्यूट्रल है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब कि इसके पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कंसंट्रिक है, इसके नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस जो है वो आपस में डिस्प्लेस्ड नहीं हुए हैं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे लेट सपोज एक मॉलिक्यूल है और ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज, मतलब एक एटम है, ये पॉजिटिव न्यूक्लियाई है और ये इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव। तो इन ये कंसंट्रिक चार्जेस है, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा एटम है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे न्यूक्लियाई है, तो इनके न्यूक्लियाई और इलेक्ट्रॉन आपस में थोड़े से डिस्प्लेस हुए हैं, इसको पोलर मॉलिक्यूल, पार्शियल इसमें पोलर पोल्स आए हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, यहाँ पे एक मटेरियल मीडियम है और इस मटेरियल मीडियम में पोलर मॉलिक्यूल है, लेट सपोज पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां पे एक पॉजिटिव नेगेटिव। ये पोलर मॉलिक्यूल है, लेट सपोज नॉन पोलर इसमें नहीं है।
अब देखिए पोलराइजेशन कैसे कहते हैं। पोलराइजेशन, अब अगर इस मीडियम को हम कैपेसिटर के प्लेट के दरमियान रखते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव के दरमियान, दिस इज पॉजिटिव और दिस इज नेगेटिव, तो इस मीडियम पर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्रिएट किया, और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस डाइपोल्स पर, इसको डाइपोल्स भी कहते हैं, इस पोलर मॉलिक्यूल्स पर फोर्स लगेगा, और ये पोलर मॉलिक्यूल जो है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। या आप इस तरह कह सकते हो कि ये डाइपोल्स जो है ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में अलाइन होंगे जब आप इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसको पोलराइजेशन कहते हैं। अब देखें ये डाइपोल जो है ये कैसा अलाइन होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट, और ये नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव टर्मिनल से अटैच हुआ है ये पॉजिटिव टर्मिनल से। तो इस डाइपोल की नेगेटिव वाला साइड जो है वो पॉजिटिव की तरफ रोटेट होगा, और पॉजिटिव साइड जो है वो नेगेटिव की तरफ रोटेट होगा अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। तो ये डाइपोल किस तरह हो जाएगा, ये डाइपोल इस तरह हो जाएगा, ये डाइपोल की ये पॉजिटिव साइड हो जाएगा और ये नेगेटिव। इस तरह जितने भी डाइपोल्स है, जितने भी पोलर मॉलिक्यूल है इस डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में, डाइइलेक्ट्रिक का मतलब है डाइइलेक्ट्रिक, डाई मीनिंग टू, इलेक्ट्रिक मतलब चार्जेस, टू चार्जेस इस मीडियम में क्रिएट होते हैं, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जिसको हम पोलराइजेशन कहते हैं। अब देखें इस तरह एक अदर मॉलिक्यूल जो है वो भी इस तरह अलाइन हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी अलाइन हो जाएगा, ये मॉलिक्यूल भी अलाइन हो जाएगा। दिस अलाइनमेंट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। इस अलाइनमेंट को पोलराइजेशन कहते हैं। अलाइनमेंट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और इस पोलराइजेशन की जो एबिलिटी है इस मीडियम में, इसको परमिटिविटी कहते हैं। अगर ये मीडियम जो है, ये मीडियम ज्यादा पोलराइजेशन शो करता है तो इसकी परमिटिविटी ज्यादा है। अगर ये मीडियम कम पोलराइजेशन शो करता है तो इसकी परमिटिविटी कम है। अब देखें, दिस इज द फर्स्ट डिफिनीशन, डिग्री ऑफ पोलराइजेशन। पोलराइजेशन और परमिटिविटी आपस में क्या है, पोलराइजेशन और परमिटिविटी आपस में डायरेक्टली है। जो मीडियम ज्यादा पोलराइजेशन शो करता हो, परमिटिविटी इसकी ज्यादा है, क्योंकि परमिटिविटी डिग्री ऑफ पोलराइजेशन को शो करता है। और जो मीडियम कम पोलराइजेशन शो करता हो, इसकी परमिटिविटी कम होगी। इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम, सेकेंड डिफिनीशन की तरफ फिर आपको यह अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेस। यहां पर देखें, ये पॉजिटिव चार्ज है, परमिटिविटी मतलब परमिशन, परमिटिविटी मतलब परमिशन, किस चीज की परमिशन, ये देखें परमिटिविटी परमिशन, लेकिन किस चीज की परमिशन। यहां पर देखें ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, हम इसको मालूम कर सकते हैं। और ये पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो आपस में लगाते हैं ये दो चार्जेस, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये मीडियम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलाउ करता है कि आप जाए और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन शो कर ले बिटवीन दीज टू चार्जेस, ये पॉजिटिव चार्ज और यहां पे नेगेटिव चार्ज, और इन दो चार्जेस के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, और इन दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के थ्रू है, और ये मीडियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परमिट करता हो कि आप इंटरेक्शन के लिए जो है मैं आप
को अलाउ करता हो और आप इंटरेक्शन शो कर ले, इस परमिशन को परमिटिविटी कहते हैं। लेकिन एक बात नोट कर ले कि परमिटिविटी जो है, परमिटिविटी डायरेक्टली मैं एप्सिलॉन के जरिए डिनोट करता हूं, एप्सिलॉन से। ये परमिटिविटी जो है ये परमिशन के साथ, परमिशन है लेकिन परमिशन के साथ तो इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में है। देखिए डिफिनीशन को अगर आप देखें, इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इस तरह नहीं कि जो मीडियम ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलाउ करता हो तो आप कहें कि इसकी परमिटिविटी ज्यादा है। नहीं, इसकी परमिटिविटी कम है। जो मीडियम ज्यादा परमिशन देता हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पास करने का, मतलब कि इसकी परमिटिविटी कम है। यानी ये जो एबिलिटी है इस मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करने की, इसको परमिटिविटी नहीं कहते, इस एबिलिटी के इनवर्स को परमिटिविटी कहते हैं। अगर परमिशन की एबिलिटी ज्यादा हो, अलाउनेस की एबिलिटी ज्यादा हो किसी मीडियम में, तो मतलब कि इसकी परमिटिविटी कम है। और अगर ये मटेरियल मीडियम इन इलेक्ट्रिक फील्ड को कम परमिशन दे रहा हो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टॉप कर रहा हो, तो इस मटेरियल मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है। ये परमिशन, ये एक मटेरियल मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अलाउ करता है और दूसरा मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ नहीं करता, ये डिपेंड करता है पोलराइजेशन पर। कैसे? अगर पोलराइजेशन ज्यादा हुआ है, ज्यादा पोलराइजेशन यहां पे हुआ है, परमिटिविटी ज्यादा है, पोलराइजेशन ज्यादा हुआ है, पोलराइजेशन के दौरान एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है मटेरियल मीडियम के अंदर, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसको हम इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो जब आप एक डाइइलेक्ट्रिक मीडियम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अप्लाई होने से दो किस्म के इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होते हैं, एक अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। और आप क्लियरली इसमें देख सकते हो कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट है। मतलब कि ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस्ड करता है। अब जो मीडियम ऐसा है जिसकी परमिटिविटी ज्यादा है, तो मतलब कि इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी, और पोलराइजेशन ज्यादा होने से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्ट्रांग बनेगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रांग होने से ये जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम हो जाएगा, और अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने से इन दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट वो कम पड़ जाएगा, और इनके दरमियान फोर्स भी कम हो जाएगी। तो अब अगर परमिटिविटी ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा बनेगा, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के ज्यादा बनने से अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो चार्जेस के दरमियान, इन दो प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी और फोर्स भी कम हो जाएगा। तो परमिटिविटी ज्यादा होने से परमिशन ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगी, और पोलराइजेशन ज्यादा होने से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से इस मीडियम की जो परमिशन है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि एप्सिलॉन ज्यादा है और परमिशन कम है। मतलब कि ये मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को अलाउ नहीं करता। क्यों अलाउ नहीं करता? विद द हेल्प ऑफ दिस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एप्सिलॉन कम है तो पोलराइजेशन कम है, पोलराइजेशन कम है तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रिड्यूस नहीं होगा, वो अलाउ करता है। मतलब कि एप्सिलॉन कम है तो परमिशन ज्यादा है। जिस मटेरियल मीडियम में परमिट करने की एबिलिटी ज्यादा हो
मतलब इसकी परमिटिविटी कम है। और जिस मटेरियल मीडियम में परमिट करने की एबिलिटी कम हो, मतलब परमिटिविटी ज्यादा है। It is the ability of medium by which it reduce the electrostatic force between two charges. ये एक मीडियम की एबिलिटी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को रिड्यूस्ड करता है। अब देखिए यहां पर डाइइलेक्ट्रिक मीडियम आपने रखा दो चार्जेस के दरमियान, दो प्लेट ऑफ चार्जेस के दरमियान, और इस मीडियम में पोलराइजेशन होगा और पोलराइजेशन के नतीजे में अपोजिट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी और ये अपोजिट इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करेगा और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कम करने से इनके दरमियान जो फोर्स है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो परमिटिविटी एक मटेरियल मीडियम की वो एबिलिटी है जिसके थ्रू इन दो चार्जेस के दरमियान जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। अगर परमिटिविटी ज्यादा है, परमिटिविटी ज्यादा है तो K की वैल्यू कम है, K की वैल्यू कम है तो फोर्स भी कम। परमिटिविटी कम है एक मीडियम की तो K की वैल्यू, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, कूलम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है तो फोर्स भी ग्रेटर फोर्स होगा बिटवीन द टू चार्जेस। ये परमिटिविटी की डिफिनीशन है। परमिटिविटी की डिफिनीशन, एक और डिफिनीशन भी मैं कर सकता हूं परमिटिविटी की। ये देखे, कहते हैं कि परमिटिविटी जो है इट इज द एबिलिटी ऑफ मीडियम टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी within it, अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है, इस एबिलिटी को परमिटिविटी कहते हैं। इसका सर जी क्या मतलब है? देखिए इस डायग्राम में फॉर एग्जांपल यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और इस पॉजिटिव चार्ज से यहां तक एक पॉइंट ए है और आपको पता है कि चार्ज के इर्द गिर्द क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप एक चार्ज को रखते हो, दूसरा चार्ज, ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज, जब भी आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर Q2 चार्ज को रखते हो, एनी वन चार्ज को, तो इस चार्ज के साथ पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसा कि इस पेन को हम यहां पे रखते हैं तो इस पेन में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अर्थ की फील्ड की वजह से, ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से। तो इस तरह Q2 के साथ भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है Q1 की वजह से, या Q1 के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है Q2 की वजह से। अब देखें, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो, जितना स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड हो उतना ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इस Q2 के साथ ज्यादा होगा पॉइंट ए पर। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो Q2 के साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी Q1 के लिहाज से कम होगा। जैसा कि आप 10 मीटर हाइट पर, अर्थ सरफेस से 10 मीटर हाइट पर एक पेन को जो है प्लेस कर ले और इस पेन को मून सरफेस से 10 मीटर के फासले पर रख ले, तो इस अर्थ के सरफेस से जो 10 मीटर फासला है इस पर इस पेन के साथ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मून, क्योंकि मून की फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ वो कम है और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इस तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पॉइंट ए पर ज्यादा है चार्ज Q1 की वजह से, तो Q2 की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, अगर कम है तो Q2 की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। अब अगर हम यहां पे एक मीडियम को रख देते हैं, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम Q1 और Q2 के दरमियान, फॉर एग्जांपल इस मीडियम के से पहले अगर ये मीडियम नहीं है तो लेट सपोज के जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है Q2 के साथ, लेट सपोज वो 100 जूल है, लेट सपोज 100 जूल। अब अगर आप एक मीडियम को यहां पे रख देते हो, एक मीडियम को, तो मीडियम में तो पोलराइजेशन आएगी, ऐसा मीडियम जिसमें पोलराइजेशन आता है, डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर, डाइइलेक्ट्रिक और इंसुलेटर में क्या फर्क है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अब ये डाइइलेक्ट्रिक मीडियम है और डाइइलेक्ट्रिक मीडियम में पोलराइजेशन आ जाएगी। पोलराइजेशन के आने से
इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है Q1 की वजह से वो रिड्यूस्ड हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की रिड्यूस होने से इस Q2 के साथ जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है जो कि 100 जूल था वो 100 जूल अब नहीं रहेगा। वो लेट सपोज पोटेंशियल एनर्जी इस Q2 के साथ लेट सपोज 50 जूल या 60 जूल जो है वो रह गया। जो 40 जूल एनर्जी है वो किधर गया? पहले 100 जूल एनर्जी था लेकिन मीडियम को हमने रखा और आपको पता है कि मीडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को रिड्यूस्ड किया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये अलाउ नहीं कर रहा, अलाउ करने की एबिलिटी इसमें जो है वो कम है, परमिटिविटी इसकी ज्यादा है। तो अब यहां पे जो एनर्जी है वो 60 जूल एस क्यू, वही पॉइंट ए है, वही Q2 चार्ज है, वही Q1 चार्ज है, लेकिन मीडियम के रखने से इनके दरमियान इस पॉइंट ए पर जो Q2 चार्ज के साथ एनर्जी है वो 60 जूल है। ये 40 जूल एनर्जी किधर गया? ये 40 जूल एनर्जी इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने स्टोर किया। अब अगर ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम ज्यादा एनर्जी को स्टोर करता हो, ज्यादा एनर्जी, तो मतलब ये कि इन दो Q1 Q2 चार्जेस के दरमियान जो इंटरेक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, वो कम पड़ जाएगी, मतलब फोर्स कम होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कम होगी Q2 की। अगर ये एबिलिटी इसकी कम है एनर्जी स्टोर करने की तो फोर्स ज्यादा होगी। तो द एबिलिटी ऑफ द मीडियम टू स्टोर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी विद इन इट, एक मीडियम अपने अंदर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर करता है, ज्यादा या कम, इसको कहते हैं परमिटिविटी। अगर एक मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा है तो पोलराइजेशन भी ज्यादा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा स्टोर कर रहा है और अपोजिशन भी ज्यादा शो कर रहा है और फोर्स भी रिड्यूस्ड कर रहा है बाय ग्रेटर अमाउंट, और परमिशन अलाउ करने की परमिशन जो है इसमें कम है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को परमिट नहीं कर रहा। लेकिन अगर एक मीडियम की परमिटिविटी जो है वो कम है तो मतलब कि इसमें पोलराइजेशन कम हुआ है, पोलराइजेशन के कम होने से जो है ये फोर्स को ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर रहा और ये मीडियम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को ज़्यादा स्टोर नहीं कर रहा और इसकी जो परमिशन है इलेक्ट्रिक फील्ड को अलाउ करने की वो ज़्यादा है। दिस इज मीन बाय परमिटिविटी, इसको परमिटिविटी कहते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि सर परमिटिविटी किस चीज़ की सबसे ज़्यादा होगी और किस चीज़ की परमिटिविटी जो है वो सबसे कम होगी, इसको आप देख लें। अगर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं जो है टॉपिक की तरफ आता हो और कूलम कांस्टेंट की तरफ फिर हम आते हैं, लेकिन पहले परमिटिविटी जो है इसको नोट कर ले। इसको मैं नहीं मिटाता, कूलम कांस्टेंट की तरफ फिर आते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख ले कि सबसे कम परमिटिविटी, मिनिमम परमिटिविटी इन द यूनिवर्स में मिनिमम परमिटिविटी किस चीज की है? वैक्यूम की। मिनिमम परमिटिविटी in universe is of a vacuum या एयर या फ्री स्पेस, जिसे हम एप्सिलॉन नॉट से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन नॉट सबसे कम है, बाकी जितने भी मटेरियल मीडियम है इनकी परमिटिविटी ज्यादा है और वैक्यूम की परमिटिविटी कम है। यूनिवर्स में मिनिमम परमिटिविटी वैक्यूम, एयर या फ्री स्पेस की है और वो कितना है? 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12 यूनिट। 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12 यूनिट पर हम निकालेंगे कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमिटिविटी। पहले आप यूनिट लेके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी कह सकते हैं आप लोग। तो अगर ये है आपके पास परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम जो कि सबसे कम है, बाकी जितने भी एप्सिलॉन है मतलब मीडियम की परमिटिविटी है वो विल बी ग्रेटर देन 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12 यूनिट। ये सब परमिटिविटी जो है वो इस वैल्यू से ज्यादा होंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट। अगर हम वैक्यूम की बात कर ले, फॉर फ्री स्पेस, फॉर वैक्यूम या फॉर नियरली एयर, तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि कूलम कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
और हम लिख सकते हैं कि K इज इक्वल टू 1 और 4, पाई की जगह 3.14 और एप्सिलॉन की जगह 8.85 ज़रब 10 की ताकत -12 यूनिट। तो K विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर 9 यूनिट। ये आ रहा है इस कैलकुलेशन से, इसको कैलकुलेट कर ले, ये आ जाएगा 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर 9 यूनिट। ये मैक्सिमम के कूलम कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 द पावर 9 यूनिट। और ये किस में, वैक्यूम। दो बातें नोट कर ले, परमिटिविटी मिनिमम किस चीज की है, वैक्यूम की, और कूलम कांस्टेंट की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर है, वैक्यूम में। कूलम कांस्टेंट आपने लिखा कि एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन नॉट व्हाइल के वैक्यूम के मीडियम, मतलब कूलम कांस्टेंट इन मीडियम, दिस विल ऑलवेज लेस देन के इन अ वैक्यूम। ये नोट कर ले आप लोग, क्योंकि के और एप्सिलॉन आपस में क्या है, इनवर्स है। अगर यूनिवर्स में वैक्यूम की परमिटिविटी सबसे कम है तो के की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो यूनिवर्स में परमिटिविटी वैक्यूम की सबसे कम है और कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू वैक्यूम में सबसे मैक्सिमम है। अगर किसी ने आपसे पूछा कि कूलम कांस्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम किधर है, वैक्यूम में, परमिटिविटी मिनिमम किधर है, वैक्यूम में, क्योंकि के और परमिटिविटी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में है। यानी मतलब कि ये के वैक्यूम और ये मैक्सिमम, और के मीडियम, मतलब मीडियम में अगर आप कूलम कांस्टेंट की वैल्यू निकालते हो, ये हम जब कूलम लॉ इन मीडियम पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फिर से रिपीट हो जाएगा। तो के मीडियम जो है, दिस इज ऑलवेज लेस देन के वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, while the value of Coulomb constant in medium is always less than the Coulomb constant, the value of Coulomb constant in vacuum। ये परमिटिविटी और के ये आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनैलिटी में है। मतलब कि जो के की वैल्यू है के मीडियम, दिस विल ऑलवेज लेस देन 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 यूनिट। और जो हम वैल्यू कूलम लॉ में इस्तेमाल करते हैं, के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9, ये सिर्फ और सिर्फ एक केस में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो कौन सा केस, जब आपके पास दो चार्जेस के दरमियान क्या हो, वैक्यूम हो। अगर दो चार्जेस के दरमियान वैक्यूम नहीं है तो आप के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 9 नहीं लिख सकते। अब देखें, हमने लिखा कि के मीडियम जो है, के मीडियम, दिस इज ऑलवेज लेस देन के वैक्यूम। अगर मीडियम में कूलम कांस्टेंट की वैल्यू, और आपको यह भी पता है कि एफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलम कांस्टेंट के। अब अगर मीडियम में कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू कम है तो मतलब कि एफ ई इन मीडियम, दिस इज ऑलवेज लेस देन, अगर कूलम कांस्टेंट की वैल्यू वैक्यूम में ज्यादा है, और आपको पता है कि एफ और कूलम कांस्टेंट आपस में डायरेक्टली है, इट मींस कि जो एफ मीडियम है दिस इज लेस देन एफ वैक्यूम, और ये हम मैथमेटिकली भी शो करेंगे। इसका मतलब यह है कि अगर आप दो चार्जेस को वैक्यूम में रखते हो, वैक्यूम में, तो इनके दरमियान जो फोर्स है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू अगर आप दो चार्जेस के दरमियान किसी मीडियम को इंसर्ट करते हो। तो दो चार्जेस के दरमियान मीडियम इंसर्ट करने से इन दो चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू परमिटिविटी। आपने ऑलरेडी जो है मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है यहां पर, और ये हम मैथमेटिकली जो है प्रूव करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम। कूलम लॉ इन मटेरियल मीडियम जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये मैथमेटिकली हम प्रूव करेंगे। लेकिन सिर्फ आप इस कंसेप्ट को थोड़ा सा क्लियर कर ले कि कूलम कांस्टेंट के की वैल्यू जो है ये किस चीज पर डिपेंड करता है, मीडियम पर, नेचर ऑफ मीडियम पर, मतलब परमिटिविटी पर। सबसे ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू वैक्यूम में है, परमिटिविटी की मिनिमम वैल्यू वैक्यूम की है, और फोर्स भी मैक्सिमम वैक्यूम में है। मैक्सिमम फोर्स मैक्सिमम के वैक्यूम, मिनिमम परमिटिविटी वैक्यूम। ओके,
अब ऐसा यूनिट, ये के की वैल्यू जो है वैक्यूम में के की वैल्यू, ये मीडियम में हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मीडियम तो बहुत ज़्यादा है और अलग अलग मीडियम के अलग अलग परमिटिविटी है। यहाँ पे हम वैक्यूम में जो वैल्यू लिखते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ यूनिट, ये के की वैल्यू है लेकिन वैक्यूम में। अब ये वैल्यू जो है के की वैल्यू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ यूनिट, ये कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट में है? ये MKS में है, MKS एंड SI। SI और MKS दोनों में के की वैल्यू है वैक्यूम में 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ यूनिट। के वैक्यूम यहाँ पे आप लेके और यही के वैक्यूम की यूनिट जो वैल्यू जो है वो 1 यूनिट है। 1 यूनिट मतलब के 1 के बराबर होता है किस यूनिट में, किस यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट में? CGS में। CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, गॉसियन सिस्टम ऑफ यूनिट्स में के की वैल्यू 1 है और ये बहुत इजी हम इसको डिराइव कर सकते हैं इसके यूनिट से। इस वैल्यू को इस वैल्यू में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। CGS में ये इजी है, आप थोड़ा सा ट्राई कर ले। लेकिन CGS सिस्टम ऑफ यूनिट में के की वैल्यू 1 है। अगर नहीं आ रहा तो कमेंट कर ले, मैं फिर से आपको सॉल्व करूंगा। के की वैल्यू जो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ यूनिट है, के की वैल्यू ये मैक्सिमम वैल्यू है। इससे बाकी जितने भी वैल्यूज है के की, ये सब के सब क्या होंगे? कम होंगे। ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है SI या MKS में और के की वैल्यू 1 है CGS में। तो मतलब कि सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है और एज वेल एज नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है के की वैल्यू। दिस इज कॉल्ड द कूलम कांस्टेंट। ये कूलम कांस्टेंट है और ये आप नोट कर ले कि कूलम कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। ये मीडियम के नेचर पर डिपेंड करता है और एज वेल एज सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड करता है। ओके, अब इसके अलावा हम आते हैं यूनिट ऑफ परमिटिविटी और यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट पर कि कूलम कांस्टेंट की यूनिट क्या है और परमिटिविटी की यूनिट क्या है। हमने तो पहले यूनिट लेकर डायरेक्टली, लेकिन यूनिट क्या है ये आप देखिए आपने लेखा कि एफ ई इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वेयर। तो के किसके बराबर हो जाएगा? ये एफ ई आर स्क्वेयर डिवाइड बाई Q1 Q2 के बराबर हो जाएगा। Q1 Q2 लिखते हैं या डायरेक्टली क्यों लिखते हैं, कोई बात नहीं है। के इज इक्वल टू एफ की जो यूनिट जो है न्यूटन है, आर की यूनिट मीटर है, आर पर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा और क्यू की यूनिट कूलम है, 2 चार्जेस है तो कूलम स्क्वायर बन जाएगा। तो के की जो यूनिट है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज द यूनिट ऑफ के, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर। अब आप इस तरह लिख सकते हो कि इन वैक्यूम में के विल बी इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम इनवर्स स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ के। और ये नोट कर ले, दिस इज द वैक्यूम। ये 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁹ जो हम लिखते हैं ये वैक्यूम के लिए है, ये किसी मीडियम के लिए नहीं है। अगर आपको एमसीक्यूज में आ जाए कि दी कूलम कांस्टेंट वैल्यू फॉर एनी मीडियम, तो आप ये ना लेके, ये आप न लेके, क्योंकि ये वैक्यूम के लिए, इसलिए हम बार बार वैक्यूम लिखते हैं। दिस इज दी SI यूनिट। ये SI यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर, किस चीज की? कूलम कांस्टेंट की। और परमिटिविटी की यूनिट क्या जाएगी? परमिटिविटी की यूनिट है, आपको पता है कि K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन किसके बराबर हो जाएगा? एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 4 पाई K। एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर ले तो ये 4 पाई K एप्सिलॉन, दिस विल बी इक्वल टू 1 और एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1/4 पाई K और एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 1/4 पाई यूनिटलेस है तो ये 1 और के की यूनिट जो है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स स्क्वायर है और एप्सिलॉन विल बी इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाने से न्यूटन इनवर्स बनेगा, मीटर इनवर्स स्क्वायर बनेगा और कूलम इनवर्स को ऊपर ले जाने से ये कूलम स्क्वायर बन जाएगा। मतलब कि द यूनिट ऑफ कूलम कांस्टेंट एंड डाइइलेक्ट्रिक एंड परमिटिविटी दीज आर रेसिप्रोकल, ये रेसिप्रोकल है। अगर आपको किसी ने पूछा अब वैक्यूम के लिए
वैक्यूम के लिए हम लिख सकते हैं कि एप्सिलॉन नॉट दिस इज इक्वल टू 8.85 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स, मीटर इनवर्स स्क्वायर एंड कूलम स्क्वायर। अगर आपने किसी ने आपसे पूछा कि कूलम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई एप्सिलॉन एन की यूनिट क्या है, मतलब the unit of the product of Coulomb constant and epsilon is, तो आप लिखेंगे कि ये टर्म जो है ये यूनिटलेस है। क्या है? यूनिटलेस। यूनिटलेस कैसे आता है? आपको पता है कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन, और 4 पाई k एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू 1, और एप्सिलॉन और k एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई, और 1/4 पाई यूनिटलेस है तो k एप्सिलॉन दिस विल बी इक्वल टू यूनिटलेस। ये यूनिटलेस बन जाएगा। इस तरह भी आ सकता है, और डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि k एप्सिलॉन दिस इज इक्वल टू k की यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर कॉलम इनवर्स स्क्वायर है, और एप्सिलॉन की यूनिट इसकी रेसिप्रोकल है, तो ये यूनिटलेस ये कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या आ जाएंगे? यूनिटलेस आ जाएंगे। और दूसरा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कूलम कांस्टेंट एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है? कूलम कांस्टेंट के और एप्सिलॉन की प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है? वो है 1/4 पाई, 1/4 पाई या 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 3.14। इस तरह आप इसको सॉल्व कर ले। दिस इज द यूनिट ऑफ Coulomb constant and unit of permittivity। एक बात और भी एक बात नोट कर ले कि मैंने लिखा है, या हम बार बार लिखते हैं कि Coulomb constant की जो वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। Coulomb constant की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो हम लिखते हैं कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कूलम ने जो है कैसे लेखा के जो यहाँ पे कूलम कांस्टेंट एक्चुअल तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और कूलम ने प्रोपोर्शनैलिटी के कांस्टेंट को ये वैल्यू क्यों दिया कि ये वैल्यू है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की? तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गाजेस लॉ। गाजेस लॉ अगर आपने नहीं पढ़ा है तो गाजेस लॉ पढ़ के आपको पता चलेगा। गाजेस लॉ के थ्रू हम इसको डिराइव कर सकते हैं कि k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। कैसे? एक्चुअल 4 पाई का कैसे आता है? क्योंकि स्फेरिकल साइमेट्री है, पॉइंट चार्जेस उन्होंने लिए हैं, पॉइंट चार्जेस स्फेरिकल साइमेट्री रखते हैं, स्फेरिकल चार्जेस होते हैं, और स्फेरिकल चार्जेस की एरिया जो है वो 4 पाई के बराबर होता है, और आर स्क्वायर ऑलरेडी है तो 4 पाई आर स्क्वायर ये स्फेरिकल चार्ज की सरफेस एरिया बन जाएगी। गाजेस लॉ से हम इसको डिराइव कर सकते हैं। आपको पता है कि गाजेस लॉ में जो फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है वैक्यूम के लिए। अगर मीडियम है तो एप्सिलॉन के बराबर है। एप्सिलॉन नॉट हम लिखते हैं, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने पढ़ा है कि ई डॉट ए और ई ए काज ऑफ थीटा, काज अगर 0 लेते हैं डिग्री तो काज 0 इज इक्वल टू 1, तो ई ए विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे एक स्फेरिकल बॉडी है, और स्फेरिकल बॉडी के सेंटर पर एक चार्ज हमने रखा हुआ है, और इस चार्ज से इस स्फेरिकल सरफेस पर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, और इस सरफेस की नॉर्मल देखें और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखें तो इनके दरमियान एंगल 0 है, और cos ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, इसलिए हम cos थीटा नहीं लिखते। तो E डॉट ए विल बी इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और E विल बी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/a, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/a, और E इज इक्वल टू यहाँ पे क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई 1/, और आपको पता है स्फेरिकल साइमेट्री की जो एरिया है वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर है। तो आपके पास जो ई बन जाएगा वो बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इनको हमने एक कंबाइन किया और क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर यहाँ पे लेगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज थ्रू दिस स्फेरिकल साइमेट्रिक बॉडी। ओके, अब आपको पता है कि फोर्स जो होता है, फोर्स ये क्या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होता है E, ये F डिवाइड बाई क्यू नॉट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ F बाई क्यू नॉट के बराबर होता है।
ये भी आप पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। मतलब अगर आप यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज को रख देते हैं, टेस्ट चार्ज जो पहला वीडियो मैंने बनाया वहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्ट चार्ज। अगर आप यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखते हो तो इस टेस्ट चार्ज पर कितना फोर्स अमल कर रहा है इस चार्ज की वजह से, इसको इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो E विल बी इक्वल टू F बाई क्यू नॉट, और यहाँ से F जो है ये क्यू नॉट E के बराबर हो जाएगा। F जो है ये क्यू नॉट E के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पे F विल बी इक्वल टू क्यू नॉट हमने लिखा, और E की जगह मैंने लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो फोर्स आपके पास आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू नॉट और क्यों डिवाइड बाई आर स्क्वायर, जिसको हम Q1 Q2 कहते हैं, ये क्यू नॉट क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर, एक कोई बात नहीं है। और ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्बिक फोर्स, और ये है कूलम्ब लॉ। तो कूलम्ब लॉ आप इजीली गाउसेस लॉ से डिराइव कर सकते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं कि गाउसेस लॉ इज द जनरल फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ, ये कूलम्ब लॉ की जनरल फॉर्म है। और यहाँ पे F इज इक्वल टू, और इस टर्म को कूलम्ब लॉ ने किया कहाँ है, कूलम्ब कांस्टेंट के, और क्यू नॉट और क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखे ये के किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर है। दिस इज द इक्वेशन फॉर द कूलम्ब कांस्टेंट के। दिस इज द कूलम्ब लॉ एंड दिस इज द डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट कूलम्ब कांस्टेंट। ये कूलम्ब कांस्टेंट के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन है। आप लोग इसको सच में देखे, अटेंटिवली देखे। अगर आप वाकई फिजिक्स सीखना चाहते हो, बीएस के स्टूडेंट हो या एफएससी के स्टूडेंट हो, और आप समझ जो है अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहते हो, आप कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो, तो आप इस मेरे लेक्चर्स को देखें। बहुत ही मुफीद है आप लोगों के लिए और बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हो। ओके, थैंक यू।